समझ में आ रहा ना हो? बैठिए है लड़का, बैठो। अरे काट देंगे क्या चाहिए? अरे बैठाओ उसको भाई, क्या हो गया? चलिए ठीक है, आइए। तो हम लोग भारत में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं। भारत में राष्ट्रवाद में पहला कारण, देखिए कारण हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कारण क्या होना? एक साथ कारण पढ़ेंगे, ठीक है। कारण क्या होता है? तो कारण में पहला हम पढ़ रहे हैं, कारण क्या है? कौन सा कारण? राजनीतिक कारण क्या होता है कि राजनीतिक हिस्सा में भाग लेकर, राजनीतिक हिस्सा में भाग लेकर किसी भी देश पर शासन करना ही क्या कहलाता है? राजनीतिक कारण। तो भारत में ये जो राजनीतिक कारण है किस प्रकार हावी हुई, उस चीज के बारे में हमें पढ़ना है। समझा रहे ना? किसी भी देश को या किसी भी, अगर हम समझे इसे एक व्यक्ति को, अगर एक व्यक्ति को किसी भी प्रकार से गुलाम बनाना है या उसके अधिकार को छीना है, तो पहले हमें उसके राजनीतिक हिस्सा में भाग लेना पड़ेगा। फिर उसे सामाजिक रूप से कमजोर करना पड़ेगा। फिर उसके आर्थिक रूप से क्या करना पड़ेगा? कमजोर। देखिए राजनीतिक हिस्सा से कमजोर का मतलब उसे राजनीति में भाग नहीं लेने देंगे, उसे किसी भी प्रकार सीट से लड़ने नहीं देंगे। सामाजिक रूप से उसे सामाजिक रूप से प्रताड़ित करेंगे, उसे लगे कि नहीं हम मतलब क्या है, छोटे आदमी है। और आर्थिक रूप से इतना हम मजबूर करेंगे, इतना मजबूर करेंगे कि वह व्यक्ति आकर हमारे यहाँ गिरे, रोए, गिलगिलाए। किसके लिए? पैसे के लिए। क्योंकि तो उस तरह से अगर व्यक्ति जब हमारे पास आएगा, हमारे यहाँ रोएगा, गिलगिलाएगा, तो हम अपना फायदा उठाएंगे ना हम अपना फायदा। जैसे कहेंगे वैसे करेगा कि नहीं करेगा? अरे करेगा कि नहीं करेगा? वो हमारे लिए करेगा तो हमारी बात को मानेगा, और जब हमारी बात को मानेगा तो हमारे इशारे पर चलेगा। तो गुलाम है ना हुआ एक तरह से, ठीक है। तो इस तरह से राजनीतिक में देखिएगा, रानी जो विक्टोरिया थी, वहां से, कहां से? इंग्लैंड से एक फरमान जारी की। देखिएगा उस राजनीतिक हिस्सा में भाग लेकर, देखिए 1858 की क्रांति के बाद, 1858 की क्रांति के बाद, 57 ना, सॉरी, हाँ एक चलता है, 1857 के क्रांति के बाद हमारा देश पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन हो गया। और 1858 में देखिएगा, 1858 में रानी विक्टोरिया ने पूरे भारत को अपने अधीन में कर लिया, ठीक है। और अधीन में कर लिया, ऐसा नहीं कि 1858 के बाद क्रांति होना बंद हो गया, नहीं, चलती थी क्रांति, छोटी मोटी क्रांतियां क्या होती थी? चलती थी। और 1858 के बाद भी क्रांतियां चली। देखिए जैसे पहला एक क्रांति इसमें है वर्नाकुलर एक्ट। क्रांति जो चल रही थी, लड़ाइयां जो छोटी मोटी हो रही थी, उस चीज को रोकने के लिए देखिए अंग्रेज जो थे, उनके पास एक दिमाग में एक बात है कि अगर इन छोटे छोटे लड़ाइयों पर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये जो लड़ाई आगे चलकर हमारे लिए क्या होगी? बहुत बड़ी खतरा बन सकती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, हम कुछ एक्ट लाएंगे जिसके तहत इन जो आंदोलन हो रहा है, ये जो विद्रोह हो रहा है, इन पर क्या लगे? रोक लगे। क्या लगे? रोक लगे। तो देखिएगा 1878 में वर्नाकुलर एक्ट लाया गया। किनके द्वारा? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिंटन। कौन थे? लॉर्ड लिंटन। इन्होंने विधि, एक नियम, एक्ट पारित किया कि जो समाचार पत्र है, जो पत्र है, उस पर रोक लगाया जाए। यानी जो भारत में राष्ट्रवादी भावनाएं पत्रकारों द्वारा, मीडिया के द्वारा जो जा रहा है, न्यूज़ों के द्वारा फैल रहा है कि नहीं ये जो है हमारे लिए गलत काम कर रहे हैं, हमको एकजुट होना पड़ेगा, हमें देश के हित में आवाज उठाना पड़ेगा, ये जो तमाम प्रकार की क्या योजना बना रहे हैं भारतीय लोग, इन पर रोक लगाने के लिए 1878 में वायसराय लॉर्ड लिंटन के द्वारा समाचार पत्र पर रोक लगाया गया एक्ट के तहत। और उस एक्ट का नाम है वर्नाकुलर। कोई भी मीडिया, कोई भी पत्रकार, कोई भी मीडिया टीवी में दिखा नहीं सकता है, कोई भी पत्रकार पत्र के माध्यम से लिख नहीं सकता है। जब न्यूज़ हमको नहीं मिलेगा तो हम क्या जानेंगे कहां पर क्या हो रहा है? ये जानेंगे? हो जान तो नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले इस मीडिया पर रोक लगाया गया, क्योंकि मीडिया जो होता है किसी भी देश का चौथा स्तंभ होता है। मीडिया चाहे तो देश को बर्बाद कर सकता है और चाहे तो देश को बना सकता है। समझा क्या रहा है? हाँ, इसलिए उन्होंने, क्योंकि देखिए अगर हमें कोई भी न्यूज मिल रहा है, हम हैं यहाँ पर अपने क्षेत्र में हैं, लेकिन हमें दिल्ली का न्यूज मिल रहा है, हमें अमेरिका की न्यूज मिल रहा है, हमें यूक्रेन रसिया की न्यूज मिल रहा है ना? कैसे मिल रहा है? समाचार पत्रों के द्वारा, न्यूजों के द्वारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उसी प्रकार ये भी हमारे देश में बहुत, देखिए 1878 की बात है, 78 की बात है। और 1800 देखिएगा 1853 में हमारे देश में क्या चली थी? रेलगाड़ी चली थी ना, 1853 में चली थी ना। 1853 में रेलगाड़ी चलने लगी, डाक व्यवस्था भी शुरू हो गया था, तमाम प्रकार की विकास भी हुआ था। लेकिन देखिए अगर ट्रेन चली तो हमारी बहुत लंबी लंबी दूरियां भी नजदीक हो गई। मान लीजिए कि अगर दिल्ली से ट्रेन मुंबई को नहीं चलती
तो मुंबई दिल्ली से दूर है, मुंबई दिल्ली से दूर है कि नहीं है? अगर ट्रेन चली तो दूरी नजदीक हो गई कि नहीं? मान लो दिल्ली से पटना हमको जाना है, ट्रेन पकड़े पहुंच गए, हवाई जहाज पकड़े पहुंच गए। अगर मान लो ये नहीं चलती तो कितना दूर लगता? दूर लगता कि नहीं लगता? हम पैदल चलते तो बहुत दिन के बाद पहुंचते। तो विकास हुआ था, लेकिन कुछ होता है ना कि कुछ अच्छे हम अपने लिए काम करते हैं तो दूसरों के लिए फायदा भी होता है, तो वही हुआ। और ये समाचार जो पत्र, इस पर रोक लगा दिया गया, कोई भी व्यक्ति समाचार पत्र के द्वारा न्यूज बताएगा नहीं। जब हमारे यहाँ न्यूज नहीं जाएगा तो हम एकजुट होंगे नहीं, जब हम एकजुट नहीं होंगे तो हम राष्ट्रवाद भावनाओं को जागृत नहीं कर सकते हैं, हम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने समाचार पत्र लाकर रोक लगा दी। फिर दूसरा एक्ट आता है आर्म्स एक्ट। इसके एक साल बाद 1879 में इसमें एक्ट आया है कि जो हथियार है, जो भी हम हथियार, भारतीय लोग जो भी हथियार रखते थे अपनी सुरक्षा के लिए, सभी हथियार रखते थे उस समय, तो उनको लगा कि नहीं, अगर इनके पास अगर हथियार होगा तो ये जब एकजुट होंगे तो हथियार से भी लड़ाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? हथियार से भी लड़ाई कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब इस पे भी एक लगाना पड़ेगा, जो भी हथियार रखेगा भारतीय लोग, हम उसको गैर कानून साबित करेंगे। यानी ये जो हथियार जो भी रखेगा इसे हम क्या करेंगे? गैर कानून बताएंगे, गैर कानून बताएंगे कि नहीं, ये जो आप हथियार रख रहे हैं ये गैर कानून है, ये नियम के खिलाफ है, आप हथियार नहीं रख सकते हैं। आप हथियार तभी रख सकते हैं जब हम चाहेंगे तब। हम आपको लाइसेंस देंगे तब हथियार को रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे रख नहीं सकते। तो आया आर एक्ट। इस एक्ट का यह कब आया? 1879। ठीक, उस एक्ट का नाम क्या है? क्या नाम है? हाँ, इसमें क्या है? हथियार पाबंदी। ठीक है, और उसको एक और नाम से जाना गया, अगर आप हथियार रखते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? पकड़े जाने पर क्या किया जाएगा? पकड़े जाने पर जुर्माना दिया जाएगा, नहीं तो जेल में बंद करके खूब कुटाई किया जाएगा। समझा रहे ना? तो डर पैदा किया जाता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को उसको मतलब देखिए, किसी भी व्यक्ति को डर पैदा करने के लिए उसको धमकाया जाता है। धमकी से नहीं डरता है तो नियम लाइए, नियम से तो डरेगा ना, हो नियम से तो डरेगा। साफ जान देखने नियम जो है भाई कानून का है, डर तो लगेगा ही, और जब डर लगेगा तो बात मानेगा। इसलिए भारतीय लोगों से ये भी छीन लिया गया, पत्रकारिता भी छीन ली गई कि आप पत्रकार के माध्यम से कोई भी न्यूज बता नहीं सकते हैं। गैर कानूनी जो हथियार जो हम रखते थे अपनी सुरक्षा के लिए, वो हथियार भी क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। यानी हमारे देश में आकर और हमारे से चलबाजी कर रहा है लोग। समझा रहा ना? तो गुस्सा होगा कि नहीं गुस्सा होगा? घर हमारा, भोजन हमारा, बिस्तर हमारा, तुमको रहने नहीं देगा, ऐसा कर रहे हैं अंग्रेज। समझा कि ना रहा है? फिर इसके बाद देखिएगा 1883 में अब हथियार की बात हो गई, पत्रकारिता की बात हो गई, अब न्याय की बात आती है। किसकी बात आती है? न्याय। अब न्याय की जब बात आती है तो न्याय में एक और बिल पारित किया गया। ये जो न्याय है, एल्बर्ट बिल जो है, एक्ट जो आया है, अब इनमें जो न्याय की बात करेंगी, हमारी जो न्याय सुनाई जाएगी कहाँ पर सुनाई जाएगी? यूरोप से सुनाई जाएगी। समझा ना? हमारी हम गलती करें इंडिया में, हमारी न्यूज कहाँ से है? फैसला कहाँ से है? यूरोप से। अब हमको जाना पड़ेगा यूरोप में अपने समस्या को सुलझाने के लिए। समझा ना? अब इस तरह से एक्ट लाएगा, ये भी परेशानी कि हम गलती करें इंडिया में जाएं यूरोप। परेशानी है कि नहीं है? दिक्कत है ना? वो दिक्कत है। तो देखिए, राजनीतिक कारण में ये भी एक हिस्सा था, कारण ये भी था। देखिए, किसी भी व्यक्ति को यदि कोई भी व्यक्ति अगर उग्र बन रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण है। उसके पीछे क्या है? कारण है। और यही कारण हमारे राष्ट्रवादी भावना, अभी बोले ना राष्ट्रवादी भावना क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है क्या? राष्ट्र का मतलब होता है देश, वाद का मतलब होता है विचार, यानी राष्ट्र के हित में एक विचार उत्पन्न होता है। कब यह उत्पन्न होता है? जब हमको ये लगे कि हम राजनीतिक रूप से हमको दूरी बनाया जा रहा है, सामाजिक रूप से हमें सताया जा रहा है और आर्थिक रूप से हमें कमजोर किया जा रहा है, तब ऐसी भावना आती है। कैसी भावना आती है? कैसी भावना? राष्ट्रवादी भावना आती है। तब हम अपने देश के लिए मर मिटने के लिए, कुछ भी करने के लिए क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? मजा आ रहा है? एकदम लगे रहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, फिर ये तो घटना घट रही थी, तमाम प्रकार की घटना है घट रही थी, लेकिन देखिएगा एक एक्ट आता है 1904 में। 1904 में एक्ट आता है, और क्या है 1904 वाला?
विश्वविद्यालय, सुन लीजिए विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय हम बोले ना कि पहले क्षेत्र में बटा था हमारा देश का एकीकरण नहीं हुआ था। क्षेत्रों में हम क्या थे, बटे थे, क्षेत्रों में बटे थे। कोई क्षेत्र का ये राजा, कोई क्षेत्र का ये राजा, ऐसे हुआ करता था। लेकिन कुछ हमारे देश में कुछ विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटियां थी जो कि अलग अलग क्षेत्रों द्वारा चलाई जाती थी। तो अब इनको क्या किया गया 1904 में, अब क्या कर दिया गया, विश्वविद्यालय को क्या कर दिया गया, अपने अंडर में ले लिया, यानी सरकार के अधीन। सरकार कहे तो जो अंग्रेजी शासन प्रशासन थी हमारे देश में, उनके अधीन चला गया। जब उनके अधीन चला गया तो वह अपने अनुसार से इस विद्यालयों में काम करेंगे, यूनिवर्सिटी में अपने हिसाब से पढ़ाई करेंगे, अपने हिसाब से टीचर रखेंगे, अपने हिसाब से वहाँ के जो भी नियम कानून बनेगा वो अपने हिसाब से करेंगे। हो सकता है कि अपनी भाषा की पढ़ाई उसमें ज़्यादा करवाएं, हमारी भाषाओं का कम मतलब पढ़ाई किया जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये विश्वविद्यालय को अपने अंडर में लिया। देखिए पहले हमको क्या किया कि राजनीतिक, पहले हमको पत्रकारिता से छीन लिया, अधिकार छीन लिया, फिर हमको न्याय से भी छीन लिया, फिर हमको क्या किया, हथियार रखने से भी छीन लिया, और फिर हमको क्या किया, शिक्षा से भी दूरी बनाना पड़ा। हमारी शिक्षा भी धीरे धीरे क्या करने लगी, कमजोर करने लगे लोग। यानी 1904 में विश्वविद्यालय को अपने अंडर में ले लिया और अपने अंडर में लेकर पढ़ाई भी अपने अनुसार करवाने लगा। फिर देखिएगा सबसे बड़ी जो घटना घटी उस समय की 1905। क्या हुआ है 1905 में? क्या हुआ है? बंगाल विभाजन। 1905 में एक बहुत बड़ी घटना घटती है, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन ना, ये सबसे बहुत बड़ी घटना घटी थी उस समय की। ये घटना ही नहीं, उस समय जो बंगाल विभाजन हुआ उस समय उस क्षेत्र का, देखिए बंगाल उस समय बहुत बड़ा क्षेत्र था, समझा ना। जैसे बिहार भी था, बंगाल भी था, थोड़ा अलग अलग हो गया। बंगाल जब जैसे ही विभाजन हुआ ना, तो देखिएगा पूरे देश में सनसनी छा गई, क्योंकि अंग्रेजों का रूल था विभाजन मतलब फूट डालो और राज करो की नीति। क्या थी नीति? फूट डालो और राज करो की नीति थी। तो देखिएगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, ये पूरे देश में तहलका मच गया कि अरे ये गलत हुआ है। क्या हुआ है? गलत हुआ है। क्योंकि देखिएगा मुस्लिम कंट्री थी बंगाल जो क्षेत्र था ना, मुस्लिम कंट्री थी, और इनको क्षेत्र जो मुस्लिम क्षेत्र था, कंट्री नहीं क्षेत्र था। अब वहाँ पर देखिए उन्होंने जब जैसे बंटवारा किया तो हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग कर दिया, क्योंकि हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करेंगे तो हमें शासन प्रशासन चलाने में क्या होगा, आसानी होगा। आसान होगा कि नहीं होगा? आसान होगा ना। वही नीति था कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो अपनाई। और बंगाल विभाजन 1905 में धीरे क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो देखिए बंगाल विभाजन तो 1905 में किया गया, लेकिन 1911 में इसे वापस लिया गया, क्योंकि जो वहाँ के जो शासक, इंग्लैंड के शासक जो पंचम जो था, भारत आ रहा था, समझा रहा ना, पंचम भारत आए, तो इनके विरोध में लोगों ने बंगाल विभाजन का क्या किया, बंगाल विभाजन वापस लोग का नारा खूब दिल्ली में जम कर लगाया गया, और 1911 में इस विभाजन को पुनः क्या कर लिया गया, वापस लिया गया। क्या लिया गया? वापस लिया गया। इस तरह से सत्ता में राजनीतिक हिस्सा में हमको दूर किया गया, राजनीतिक हिस्सा से, और जितने भी शक्तियां थी यह अपने अंडर में कर लिया। ये भी एक कारण था भारत में राष्ट्रवाद का उदय होने का। भारत में राष्ट्रवाद उदय होने का पहला कारण क्या था? राजनीतिक कारण। पहला कारण क्या था? राजनीतिक कारण। ठीक है, अब देखते हैं, राजनीतिक कारण तो हो गया, अब देखते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या होता है, समझा रहा ना? सामाजिक कारण क्या होता है, इसको हम मिटा दें। क्या दिक्कत क्या है? दूसरा है कोई दिक्कत नहीं, सामाजिक भी समझ लीजिए चाहे आर्थिक समझ लीजिए, क्या दिक्कत है? आर्थिक कारण सुन लीजिए, ये आर्थिक कारण क्या है? आर्थिक कारण को जब हम देखेंगे तो इस आर्थिक कारण को हम दो हिस्सों में बांटेंगे। कौन हिस्सा में? दो हिस्सा में। आर्थिक कारण को दो हिस्सा में बांटिए। पहला कारण हो गया हमारा, पहला एक वो हिस्सा होगा
मजदूर अवस्था, और दूसरा होगा किसान। देखिए हमारे देश में पहले क्या थे, लोग मजदूरी करते थे, किसानी करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ उतना भी विकसित हुआ नहीं था कुछ, समझा रहा ना। तो हम मजदूर को हम दो हिस्से में बांटेंगे। पहला हिस्सा हो गया सॉरी आर्थिक स्थिति को हम दो हिस्से में बांटेंगे। पहला बोलिए मजदूर, यानी एक और एक तरफ कौन थे, मजदूर। एक तरफ मजदूर, एक तरफ मजदूर थे और दूसरी तरफ किसान, दूसरी तरफ किसान। समझ लीजिए, समझते हैं पहले किसान की। देखिए भारत में किसानों की बहुत दयनीय स्थिति थी, क्योंकि उस समय बढ़िया व्यवस्था नहीं था खेती करने के लिए, समझा रहा ना। ऊसर भूमि थी, हमें उस समय खाद बढ़िया नहीं मिलता था, अच्छा कि हम मार दे खेतों में डाल दे, खेत में खाद और खूब बढ़िया अनाज हो, उस समय भी नहीं था। तो किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी, और उनके पास जो भी भूमि का टुकड़ा था बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में हुआ करता था, बहुत बड़ा जमीन नहीं था। तो इन जमीनों पर जिनका अधिकार था उनका क्या नाम था, जमींदार। जमींदार जो थे इस खेत जो जमीन के मालिक थे, और किसानों को छोटे छोटे हिस्सों पर दे देते थे, किसके लिए, खेती करने के लिए। समझा रहे कि नहीं रहे, समझा रहे कि नहीं रहे। जमींदार खेतों को दे देते थे खेती करने के लिए, और ये जो किसान थे खेती करते थे। लेकिन उसमें ये आया कि ये जो जमींदार थे ना, कर वसूलते थे, लगान जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लगान बोलते हैं। ये किसानों से क्या करते थे, लगान वसूला करते थे, लगान या कर वसूला करते थे। इसमें यह था कि ये जो किसान, इनके पास छोटे छोटे खेतों का टुकड़ा था, छोटे छोटे थे। अब मान लीजिए जमींदार होगा, जमींदार जो थे ना, इनके जमींदार जो जमीन था ना उसका मालिक हुआ करते थे। अरे मौज भाई, मौज कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, चलिए। जमींदार आप समझ में आ गया ना। जमीनों का मालिक कौन था, कौन था, ये इसको किसको खेती करने के लिए, किसान के पास छोटे छोटे खेत को टुकड़ा होता था, अपना जीवन यापन करते थे, खेती करते, समझ में किनारा है। अब देखिए क्या हुआ कि जब किसान अपना खेती करते थे ना, तो ये कर लेते थे, और कर जो लेते थे ना जमींदार, मनमानी लेते थे, मन करेगा जितना उतना ही लेंगे, समझा रहा ना। सबसे बड़ी समस्या थी किसान अपने पेट जिलाने के लिए, जी हाँ पेट मतलब पालने के लिए, क्या बहुत ज़्यादा थोड़ा ना होता था उस समय अनाज, लेकिन फिर भी इनको कर देना पड़ता। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है कि अगर मान लीजिए 5 क्विंटल हमको खेती, 5 क्विंटल जो हो रहा है अनाज हो रहा है, तो उसमें से हमको 3 क्विंटल देना पड़ता था, 2 क्विंटल बच गया, उसी में से हम 2 क्विंटल में अपना जीवन यापन करना है, समझा रहे ना। तो समस्या ये बहुत ज़्यादा किसानों की थी। दूसरी बात, अगर किसान लगान देने से मना करते थे कि हम इतना नहीं दे पाएंगे, तो जो जमींदार था, जमींदार के ऊपर भी शासन व्यवस्था थी, उसके ऊपर भी कोई दबाव बना रहा था। तो जो जमींदार था वो जबरदस्ती बोलता था कि हम तुमसे कपास की खेती करवाएंगे, नील की खेती करवाएंगे। ये जो कपास नील की खेती होती ना, बहुत मेहनत की खेती होती थी। नील की जो खेती एक बार हो जाती थी जिस भूमि पर, वो भूमि 5 से 6 वर्ष के लिए बंजर हो जाता था, और मेहनत तो कुछ भी मत कीजिए, जबरदस्ती करवाया जाता था, समझ में आ रहा ना। तो किसान डरते थे कि चलो इनके बात नहीं मानेंगे तो फिर वो काम करवाएंगे, मेहनत वाला काम, तो जितना मांगते थे उतना ये लोग दे देते थे। तो किसानों की स्थिति ये थी। मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय थी, काम करवाएंगे बल भर, लेकिन पैसा अपने अनुसार हम देंगे, समझा रहा ना। देखिए मजदूरों की पहला बात कि मजदूरों का अधिकार छीन लिया गया था कि अब हम जितना चाहेंगे हम उतना आपसे मजदूरी करवाएंगे, काम करवाएंगे, बदले में आपको पैसा भी कम देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरी बात, इन मजदूरों का मालिक कौन होते थे, पूंजीपति लोग होते थे, कंपनी के मालिक होते थे, जो फैक्ट्रियां चलती थी उसके मालिक होते थे, समझा रहा ना। और ये जो मालिक थे ना, इन मजदूरों का अधिकार छीन लिया करते थे। ये हम जैसे कहने का मतलब है कि ये कोई किसी भी प्रकार का संगठन नहीं बना सकते हैं, जैसे लेबर संगठन होता है ना, ये संगठन नहीं बना सकते हैं। और जब संगठन नहीं बनाएंगे तो मालिक के खिलाफ ये आवाज नहीं उठाएंगे, और जब मालिक के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे ये लोग, तो मालिक अपना मनमानी करता है, मालिक अपना मनमानी करता है। तो ये भी एक कारण था, आर्थिक कारण था कि ये भारत में राष्ट्रवाद की संभावना पैदा किया, कारण पैदा किया। और देखिए
किसानों के पास और मजदूरों के पास, दोनों के पास ये अधिकार छीन लिया गया था कि आप किसान सभा नहीं बना सकते हैं, मजदूर संगठन नहीं बना सकते हैं। जब ये दोनों लोग आप ये संगठन नहीं बनाएंगे तो आवाज नहीं लड़ेंगे। अकेला तो कोई आवाज उठा नहीं सकता है, अकेला कोई आवाज उठाएगा वो? जब अकेला आवाज नहीं उठाएगा तो उसको कोई भी मार कर 2 थप्पड़ बगेत देगा, बगेत देगा नहीं बगेत देगा? आया है बड़ा हमको आवाज उठाने हमसे, मारेंगे भागो यहाँ से, बगेत देगा मार कर। इसलिए संगठन पहले गायब किया गया इन लोगों से, तुम संगठन नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये था आर्थिक कारण। तीसरा हम पढ़ेंगे क्या? राजनीतिक कारण। क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक कारण। एक चीज आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भारत में राष्ट्रवाद का कारण दिमाग में होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है ना, हाँ, तीसरा पॉइंट है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण क्या होता है? देखिए, सामाजिक कारण में इन्होंने क्या किया? सामाजिक कारण में अंग्रेजों ने भारतीय लोगों से बहुत दूरियां बनाने लगा। यानी कहने का मतलब है अपने साथ उठने बैठने नहीं दिया, छुआछूत की भावना उत्पन्न किया। कोई भी सरकारी काम में इंडियन लोग जब जाते थे तो जलन होता था, जैसे ट्रेनों में सफर करने से रोक देते थे, सरकारी कामकाज में भी रुकावट करते थे भारतीय लोगों का, समझा रहा ना। और ये भारत में ही नहीं विदेशों में ये नियम अपनाया गया था। गांधी जी जब देखिएगा, गांधी जी जा रहे थे, एक बार सुने होंगे, तो उनको ट्रेन से उतार दिया गया था। क्यों? क्योंकि इंडियन है और इंडियन जो है हमारे ट्रेन में बैठ नहीं सकता है, उनको उतार दिया गया था। तमाम प्रकार की समस्या थी। और देखिए पहला, देखिए सामाजिक कारण में पहला था कि जो सरकारी कामकाज था, उसमें हिस्सेदारी नहीं लिया जाता था, मतलब नहीं लेने देते थे। ट्रेन में सफर भी करने में बहुत मतलब परेशानी होती थी इंडियन लोगों को। और साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था जो था, इसमें भी बहुत तमाम प्रकार की, उसमें उस समय देखिएगा आईसीएस नामक की पढ़ाई होती थी, समझा ना। बहुत कुछ जैसे कि आज की डेट में यूपीएससी है, उसमें आईसीएस होती थी। भारत के पहला व्यक्ति आईसीएस बनने वाले कौन व्यक्ति पता है? हाँ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये जो पढ़ाई की जो एग्जाम होता था ना, आईसीएस का जो एग्जाम होता था, वो कहाँ होता था? इंग्लैंड में होता था। कहाँ होता था? इंग्लैंड में होता था। और बताइए कि ये है भारत के, और जाएंगे कहाँ पर? ठीक है, मान लो हम चले गए, कैसे गाड़ी बड़ा जुगाड़ करके टिकट वीजा बनवाए। अब उस समय हवाई जहाज नहीं चलती थी, पानी की जहाज चलती थी। पानी के जहाज में बैठे मुस्कुराते हुए बैठकर चले गए। कहाँ पर चले गए? इंग्लैंड। ठीक है, हम इंग्लैंड मान लो चले गए। जब इंग्लैंड चले गए, पेपर में जब बैठे तो पूछा गया, देखा गया तो इंडियन है, तो उसके इंडियन जब जान के कि इंडियन है तो उसके साथ अलग व्यवहार किया गया। समझ में आ रहा ना? पहली बात, इंग्लैंड जाएंगे तो भाषा की दिक्कत होगी। हम यहाँ पर क्या है, हिंदी वाले हैं। इंग्लैंड में जाएंगे तो क्या होगा? इंग्लिश में, क्योंकि वह अपने ही भाषा में पढ़ाई कराता था और अपना ही भाषा में पेपर को लेता था। तो जो मान लो कि हम इंग्लिश में भी पकड़ है बढ़िया से, हम पेपर दे लिए, तो जब पेपर दे लिए तो उसका रिजल्ट देने में भी परेशानी। अगर इंडियन है तो इनका रिजल्ट कम से कम दिया जाए ताकि इसकी चयन न हो सके। अगर चयन भी हो गया तो इनको ऐसे पद पर रखा जाए कि हमारे नीचे आए हुए व्यक्ति, ऊंचे पदों पर इनकी बहाली जो होती थी, ऊंचे पदों पर अधिकारी लेवल के पद इनको न दिया जाए। कैसा? चपरासी लेवल का। कैसा? चपरासी लेवल का, कि हम इन पर कभी भी दबाव बना सकते हैं। हमारे, अब बताइए कि हमारा गुलाम व्यक्ति हमारे सर पर बैठेगा तो अच्छा लगेगा? वो लगेगा? अब एक इंडियन अंग्रेज के ऊपर अधिकार जमाए कि तुम एक काम करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, अंग्रेज को अच्छा लगेगा? लगेगा? अच्छा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, पद भी दिलवाएंगे तो ऐसा दिलवाएंगे इनको कि ये क्या हमारे नीचे रहे। पहले तो इनके ऐसा समस्या उत्पन्न करेंगे कि यहाँ तक पहुंच ही ना पाए। अगर गलती से पहुंच भी जाए तो क्या करें? इनके पद पर, वो वैसे पद पर ना जाए, वो ऐसा अधिकारी ना बने कि हमें ही नियम सिखाए, हमारे को क्या करे? नियम सिखाए। तो चपरासी लेवल का नौकरी दे दिया जाए। तो भारत का पहला व्यक्ति में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि आईसीएस बने। ठीक है, तो ये था सामाजिक कारण जो कि हमें बहुत परेशानी झेलना पड़ा। ट्रेनों में हम लोग जाते थे, सफ़र करते थे, इंडियन लोग तो उनको बगैर दिया जाता था। कोर्ट कचहरियों में इंडियन के साथ गलत व्यवहार किया जाता था।
तो ये सामाजिक कारण था, समझा रहा ना। फिर उसके बाद धार्मिक कारण आता है, चौथा है धार्मिक कारण। देखिएगा हमारे देश में शुरू से बहुत धर्म के लोग रहते थे, समझा रहा ना। तो धार्मिक कारण में क्या हुआ, देखिएगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसके साथ साथ और भी धर्म के लोग है कि नहीं है। देखिएगा तो भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं उत्पन्न करने के लिए देखिए बहुत लोग, बहुत महापुरुष लोग भी है। जैसे देखिएगा स्वामी विवेकानंद, नाम सुने आप लोग। फिर देखिएगा हरिचंद्र विद्यासागर, फिर देखिएगा सहजादानंद स्वामी ऐसे करके हैं, बहुत सारे हैं, शायद नाम हम भूल रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे महापुरुष लोग भी हमारे देश में धार्मिक रूप से राष्ट्रवादी भावनाओं को उत्पन्न किए थे, समझा रहा ना, धार्मिक रूप से। क्योंकि देखिए भारत जो है, भारत जो देश है वह उस समय बहुत सारे धर्म के लोग रहते थे, लेकिन अंग्रेज जब आए तो हर एक धर्म में कुछ न कुछ परेशानियां डालते थे, परेशान करते थे, जिसके कारण धार्मिक भावनाएं भी उत्पन्न होती थी राष्ट्रवादी भावना के लिए, समझ में आ रहा है। क्योंकि वो अपना नीति अपनाते थे, और जब अपना नीति अपनाएगा तो कोई भी धर्म हो वह सोचता था कि हमारा ही नीति चले, हमारा ही नीति चले। तो ये नीति कहीं ना कहीं क्या थी, खराब थी, धर्म के पक्ष में नहीं थी। इसलिए धार्मिक कारण भी उग्र हुआ और भारत में राष्ट्रवाद भावना उत्पन्न शुरू किया। और सबसे बड़ा इन कारणों में एक और कारण है प्रथम विश्व युद्ध, समझा ना। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ है? 1914 से, हाँ, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला है? 28 जुलाई 1914 से कितना कितना है 11 नवंबर 1918 तक चला है ना। हाँ, 1918 तक। देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध भी हमारे राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न करने में बहुत सहायक है। कैसे सहायक है देख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ 9 क्लास में आप लोग शायद पढ़े हैं। पूरे विश्व कितने खेमों में बटा था? दो हिस्सों में बटा था। एक तरफ ध्रुवीय राष्ट्र और एक तरफ मित्र राष्ट्र, समझा ना। तो ध्रुवीय राष्ट्र में जिसको हम केंद्रीय शक्ति बोलते हैं, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, ये सब शामिल था ना। ऑस्ट्रिया हंगरी शामिल था ये ध्रुवीय राष्ट्र में। और मित्र राष्ट्र जो था, इस मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका भी आया था बाद में, जापान भी था, ये तमाम प्रकार के देश थे, समझा रहे कि नहीं रहे। तो उसमें इंग्लैंड था ना, इंग्लैंड जो था प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। तो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया तो उसको सैनिक की जरूरत पड़ी, तो वह भारत से उठाकर सैनिक को ले गया, ठीक है। और युद्ध होता है तो देखिए युद्ध में जान और माल दोनों की क्षति होती है, जाने भी जाएगी और आर्थिक स्थिति भी डाउन होगी। जब इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति डाउन हुई, सुनिए, जब इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति जब डाउन हुई तो वह अपनी भरपाई करने के लिए, आर्थिक स्थिति भरपाई यानी भरपाई करने के लिए कहां पर थोपा? इंडिया पर थोपा, भारत पर थोपा, भारत पर नहीं। जिसको जिसको यह गुलाम बनाया था, जहां जहां पर यह साम्राज्य बनाया था, उस देश पर थोपा अपने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। जहां पर कर 2 रुपया लगता था वहां पर डायरेक्ट बढ़ाकर 10 रुपया किया। तो भारत के लोगों पर यह कर बढ़ाया। तो भारत के लोगों पर कर बढ़ने का कारण क्या, मतलब क्या? किसानों को बढ़ा, मजदूरों को बढ़ा। यानी किसान पर नहीं बढ़ेगा तो जमींदार को बढ़ेगा। तो जमींदार कहां से लेगा? अपना घर से देगा। तो किसानों को बढ़ाएगा कि देखो ऊपर से हमें दबाव आ रहा है तो हम नियम लगा रहे हैं। मजदूरों वाला पूंजीपति पर बढ़ाएगा। तो जब पूंजीपति पर बढ़ाएगा कर, तो अब ये पूंजीपति किसकी मजदूरी काटेंगे? मजदूरों की। तो मजदूरों की परेशानी होगी नहीं होगी? किसानों की परेशानी हो रही कि नहीं हो रही? ये तमाम प्रकार विश्व युद्ध भी कहीं ना कहीं प्रथम भारत में राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न करने में सहायक हुआ। देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक भी भाग लिए हैं। भारतीय सैनिक को गांधी जी के द्वारा भरा गया कि आप लोग जाइए युद्ध लड़िए अंग्रेजों की तरफ से। तो अब जो उसमें गए सैनिक वो मारे गए, वापस लौटे के नहीं आए। तो भी एक कारण था कि हमारे सैनिक गए तो गए कहाँ, हमारे सैनिक का आंकड़ा भी नहीं दिया आप लोगों ने। तो भी एक आक्रोश की भावना उत्पन्न होती रही। तो ये था हमारे भारत में राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न करने का कारण। ये है कारण, ठीक है। कारण हम लोग आज पढ़ लिए हैं। कारण के बाद अब हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद की आंदोलन कौन कौन से आंदोलन थे।
यानी जैसे कि गांधी बाबा की एंट्री होते हैं भारत में, तो गांधी जी के आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन क्या क्या था, जिससे चंपारण आंदोलन, खेड़ा का आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, फिर उसी में देखिएगा रोलेट एक्ट आता है, होम रूल उत्पन्न शुरू होता है, फिर देखिएगा खिलाफत आंदोलन के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, फिर असहयोग आंदोलन शुरू होगा। तमाम प्रकार के आंदोलन हैं गांधी जी के द्वारा चलाया जाएगा। उस आंदोलन को अब इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। Bye bye.